नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका युद्ध को लेकर निरंतर खबरें निकलकर चली आ रही हैं। खासकर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो पल पल में अपने बयान बदलते हैं, पल पल में नई बातें करते हैं। और आपने देखा था कि वो होर्मुज़ स्ट्रेट को कहीं नाकाबंदी के लिए पहुंची हुई है यूएस की जो सेना है, और वहां वो अपने मकसद में सफल नहीं हो पाया। उधर चीन ने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका जो है ये सब उचित नहीं होगा। और जो हाल है वो पहले तो अकेला कहीं ईरान था जिसने उस हॉर्मूज को बंद कर रखा था, और उसके बाद टर्की भी आया, और अब तो अमेरिका आ गया। तो मतलब तीन तरफ से कहीं एक हालात बद से बदतर की और अब फिर नई खबर आई। अब खबर ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप फरमा रहे हैं कि नहीं, बातचीत के लिए ईरान बहुत गिड़गिड़ा रहा है और हम जल्दी ही बातचीत करेंगे और कुछ रास्ता निकालेंगे। हालांकि उन्होंने अभी वो जो युद्ध विराम की अवधि है 2 सप्ताह, इसमें कुछ समय बीत चुका है और अब कम वक्त है, उसको बढ़ाने पर बात तो नहीं की, लेकिन वो कहीं ये कह रहे हैं कि रास्ता निकल आएगा। तो जैसा मैं कह रहा था कि नित नई बातें, और इन सब के बीच जो चाहे इसराइल हो या खुद ट्रंप हो, वो कहीं जो है पॉप को ट्रंप चुनौती दे रहे हैं। कहीं नेतन्याहू जो है वो हिटलर जैसी एक स्थिति में है। और अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें ये भी आया है कि इधर जो अमेरिका है वो बातचीत के लिए दूसरे दौर की कहीं एक बात कह रहा है, और इधर जो इसराइल है उसने हमले बोले हैं फिर लेबनान पे, और 5 लोग आज फिर मारे गए हैं। तो बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे एक बेहद खास मेहमान के पास। सबसे पहले उनको जोड़ूंगा। जुड़ गए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रामशरण जोशी साहब। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले फिर ये निकल कर आ रहा है कि अमेरिका कह रहा है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से निकला है कि अभी बातचीत का दूसरा दौर हो सकता है, ईरान चाह रहा है। एक टिप्पणी इस पर आप। लेकिन ये मान के चलते हैं कि चलिए ये युद्ध संघर्ष विराम कहता हूँ, संघर्ष विराम लेकर अगर फिर से कोई समझौता होता है तो अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा मैं लगातार इस जंग को देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, तो इसमें 3 लोग हैं, इजराइल, अमेरिका और बनाम ईरान। मेरा ये मानना है, जो जितना समझा है, कि ट्रंप की नकेल जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के हाथों में है। यानी ट्रंप साहब अब खुल करके कोई अपना निर्णय नहीं ले सकते, नहीं ले पा रहे हैं। और जैसा कि इजराइल से ये तेज भविष्य से जैसा उन्हें निर्देश मिलता है वो पड़ते हैं। अब यहाँ इस बात को एक्सक्यूज भी किया जा सकता है। 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, सब सार्वजनिक रूप से, और उन्होंने कहा कि देखिए, जो इस्लामाबाद में बात चल रही थी, तो उपराष्ट्रपति जो है मुझे रिपोर्ट कर रही थी। ये शब्द उन्होंने रिपोर्ट यूज किया। यानी देखा जाए तो रिपोर्ट तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को ही करता है, अब बतलाता है, ब्रीफ करता है। मैं ये बल्कि को ब्रीफ बोलते हैं, रिपोर्ट नहीं बोलते हैं। लेकिन नेतन्याहू ने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज ने यूज कर एक मामूली शब्द यूज किया, रिपोर्ट। रिपोर्ट से ये संदेश जाता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, राष्ट्रपति कुछ भी कहें, उपराष्ट्रपति कुछ भी कहें, तो नेतन्याहू चाहेंगे वो ही होगा। तो उन्होंने हंसते भी कहा वो मुझे रिपोर्ट करते रहे, क्या प्रगति हो रही क्या नहीं हुई। ये इससे सब जाहिर है कि व्हाइट हाउस के हाथ में कुछ नहीं है, तेल अवीव के हाथ में सब कुछ है। मैं यहाँ जिस को आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ, और वो ये है नई बात नहीं, क्या अब तो सब हो गया, खुलासा हो चुका है। नेतन्याहू के बारे में एक बात तो मानिए कि इस आदमी ने, यानी नेता कहें या प्रधानमंत्री कहें, कुछ भी कहें, इसने एडोल्फ हिटलर को जरूर बुला दिया। जर्मनी का जो हिटलर थे, जिन्होंने 1935 के अंदर रंगभेद नीति चलाई थी,
और उसमें 19 से लेकर के और तक उन्होंने करीब 60 के आसपास सफाया किया था सीक्रेट गेस्ट, चाहे वो फिन में हो या जर्मनी में, और कई जगह उन्होंने खोले। उन्होंने पोलैंड के तो जो गैस चैम्बर थे वो तो मैं खुद भी वहां गया हूँ, खुला गैस चैम्बर। इसके बाद फिर उन्होंने जो दूसरे जो लेबनान उन्होंने शुरू किया कत्ले आम बने, जो उनका एक प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट है ग्रेटर इजराइल। ग्रेटर इजराइल के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन हथियाई जाए। गाजा में उन्होंने हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा में उन्होंने देखिए 70,000 के आसपास लोगों को मारा, 1 लाख से ज्यादा लोगों को उन्होंने हताहत किया, घायल हुए। ठीक इसी तरह से लेबनान में ये चीजें उन्होंने मैं हजारों लोगों को नहीं मार दिया। अब जोशी जी अगर ये ये लड़ाई जी जोशी जी ये तो इतिहास की बात है, ये पुरानी हो रही है, लेकिन हम ताजा परिप्रेक्ष्य, अभी जो जी ताजा स्थितियां हैं इन हालातों में, जैसा आप कह रहे हैं कि इजराइल कह रहा था कि मुझे हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट है वो हमें रिपोर्ट पूरी की पूरी सूचना है वहां से उपराष्ट्रपति हमें दे रहे हैं। तो ऐसे हाल में आप कह रहे हैं कि उनके हाथों में कुछ नहीं, सारा कुछ नेतन्याहू के ही हाथ में। तो अभी जैसे जो कुछ है, आप जैसे फिर कहा है अमेरिका ने कि हम दूसरी दौर की बातचीत, और इधर फिर हमले शुरू हो गए। तो ये क्या, ये किस तरह की कुश्ती है? क्या ये अमेरिका के हाथों से सब कुछ निकल चुका है, वो नहीं रोक पा रहा है इसराइल को किसी भी तरीके से? एक तरफ आप कभी जाते हैं कि नाकाबंदी करूंगा, कभी आप कहते हैं निकलने नहीं दूंगा, जब चीन आंखें दिखाता है तो आप पीछे हट जाते हैं, चीन के जहाज निकल रहे हैं। तो ये है क्या ये सब कुछ? वार्ता का जो पहला दौर शुरू हुआ उस समय ईरान ने सिर्फ मान कि हम बात करेंगे, लेकिन लेबनान में इसराइल के हमले बंद होने चाहिए। क्या 2 दिन तक रहे और वार्ता चलती रही, 21 घंटे चली, अलग अलग के लिए 1 घंटे के लिए हमले नहीं रोके। इसका मतलब साफ मतलब है कि अभी 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 इजराइल ट्रंप ने नहीं चाहता। अभी ट्रंप ने फिर बात कही है कि वार्ता का दूसरा दौर, इधर हमले फिर तेज। तो क्या ये देखिए ट्रंप साहब तो पहले भी, मैं पिछली बार याद करिए कि जो 30 दिन की जंग हुई उससे पहले दोनों में समझौता होने वाला था, ये ईरान में और अमेरिका ने, और सब कुछ तय हो गया था। लेकिन इसके बाद 2 दिन के बाद क्या हुआ, इजराइल ने हमला कर दिया, इजराइल अमेरिका ने हमला कर दिया, सब कुछ भी गए। मेरा ये कहना है कि नेतन्याहू नहीं चाहते कि किसी भी हालत में वार्ता का दूसरा संभावी वार्ता का दौर, अगर वो ये युद्ध बंद हो जाता है और बाहर निकलते हैं, नहीं पहले जेल में जाएंगे। तो ये वो अपनी नियति को जानते हैं कि हमारे मेरा राजनीतिक पटाक्षिक बड़े हिंसात्मक ढंग से होगा या जेल के अंदर होगा। ये तो ऐसी हालत में वो नहीं चाहते हैं। ट्रंप साहब ने ठीक है, ट्रंप जी कहते हैं कि हाँ दूसरा दौर अच्छा हो जाएगा, लेकिन ठीक है हो जाता अच्छी बात है, लेकिन असली देखिए यहाँ मैं एक पुरानी चीज को दोहराना चाहूंगा, वो जो नेतन्याहू के पास कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो उन्हें कठपुतली की तरह नचा रही है। यानी एप्स्टेन फाइल, ये आप जानते हैं, उसमें अभी पूरी तरह सामने नहीं आई, लेकिन उसका वो पूरा मोसाद उसका सूत्रधार था, आर्किटेक्ट तो वही था, उसने पूरी फाइलें उनको दे रखी हैं। आपको शायद याद होगा कि जब वार्ता चल रही थी उसी समय जो उनके फर्स्ट लेडी है, उन्होंने आकर के अपनी सफाई दी कि मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। जी, इसका मतलब ये नेतन्याहू जो है किसी भी हालत में वार्ता को सफल नहीं होने देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि युद्ध हो ताकि वो बचे रहें और लोग ये क्या लेकिन यहाँ ईसाइयत से प्लस यहूदी साजिश? मैं जिस बात को अंडरलाइन करना चाहता जी, ये ईसाइयत वर्सेस बोले यहूदी साजिश, ईसाइयत प्लस यहूदी साजिश अभी? देखिए अब मैं उसी पे आ रहा हूँ कि देखिए
इसमें एक नया इसमें पॉइंट जोड़ा है, एक नया डायमेंशन सामने आया। आपको याद हो 2-3 दिन पहले ट्रंप ने अपने आप को गॉड मैन, ईश्वर का दूत का एक उन्होंने खुद ने डाला अपने उस पर सोशल मीडिया पर, और उसमें बताया कि वो ईश्वर का वो पोशाक पहनकर, पुत्र की पोशाक पहनकर, और एक बीमार आदमी को हॉस्पिटल में देख रहे हैं, हाथ रख रहे हैं, और उनकी बड़ी तीखी आलोचना हुई। और तो ऐसे हालत में, लेकिन आपको और ईसाई उन दोनों का तो एक पुश्तैनी झगड़ा चल रहा है बहुत पिछले 1,500 साल, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी इस समय जो है यहूदी की जो पावरफुल लॉबी है, जिसे जियोनिस्ट कहते हैं, वो निश्चित रूप से चाहते हैं कि इजराइल एक्सपेंड करे, इसलिए उसको कहा है कि ग्रेटर इजराइल, और ग्रेटर इजराइल में पूरा ये आपका जो है गजा वो पूरी आ जाती है। और उसके अलावा लेबनान पर जो लगातार हमले अभी तक नहीं रुके, जबकि तय हुआ था कि संकेत ऐसे भी थे कि इसमें इजराइल और लेबनान के नेताओं के बीच वाशिंगटन में बातचीत होगी, अभी तक नहीं हुई। इसका मतलब कि नेतन्याहू हर कदम पर वो रोड़े अटका रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ट्रंप जो सब हैं वो बहुत स्वतंत्र रूप से फैसला कर पा रहे हैं, और अगर ये हालत रहे तो मैं समझता हूँ कि स्थिति कोई भी टर्न ले सकती है। और निश्चित रूप से अब तो मैं यह कहने जा रहा हूँ कि अब तो लोग हिटलर को भूलते जा रहे हैं, जो हिटलर का होलोकॉस्ट था 35 से लेके 45, जिसको हम लोग महाविनाश बोलते हैं, अब तो उसको भूल रहे हैं। अब तो नेतन्याहू के महाविनाश को याद रखने रहे, इस पर चर्चा हो रही है कि नेतन्याहू ने पूरी मानवता को एक ओपन गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया है, अब किसी छिपाया नहीं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर किसी भी तरीके की फिजिकल प्रतिबंध, खाली आलोचना से काम नहीं चलता है, फिजिकल प्रतिबंध, फिजिकल उसको वो सबक सिखाना, इसके प्रति कोई अभी गंभीर दिखाई नहीं दे। जी नहीं, देखिए इसमें मैं भारत का संदर्भ भी चाहूंगा, उस पर भी एक आप टिप्पणी कीजिएगा। भारत के संदर्भ में टिप्पणी ऐसे चाहूंगा कि हमारे महामानव कह रहे हैं कि हमने कल 40 मिनट फिर बात की, लेकिन देश का जो मुल्क की जो जनता है उसको नहीं वो क्लियर करते, केवल एक एक्स आ जाता है छोटा सा और उसमें बहुत क्लियरिटी नहीं है। उधर ट्रंप तो आप देखिए कि पाकिस्तान की जो तारीफें में करते चले जा रहे हैं, वहां बैठक हुई, दूसरा दौर भी कह रहे हैं, और मुनीर की उन्होंने फिर तारीफ कर दी है। तो ये जो संदर्भ को कैसे इसको कनेक्ट किया जा सकता है, क्या इसको कैसे देखें, कैसे, और हम भी तो सफरर हैं ना। एक टिप्पणी इस पर। विडंबना देखिए, बड़ी विचित्र विडंबना है। हमारे महामानवों ने 2 साल पहले अपने को नॉन बायोलॉजिकल खुद डिक्लेयर किया कि मैं नॉन बायोलॉजिकल, बनारस में है कहीं और जगह। हालांकि बाद में जब उनकी आलोचना हुई तो थोड़ा उन्होंने शर्मी में वापस लिया। आज 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप जो उनके लंगोटिया यार हैं, और हमारे महामानव यानी मोदी जी ने अमेरिका में जाकर प्रचार भी किया था, अब की बार ट्रंप सरकार, इसको ना भूले। तो उनके लंगोटिया युद्ध शुरू होने के ठीक पहले इजराइल भी गए थे, इजराइल भी पहुंचे हुए थे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो। हाँ नहीं, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि दोनों नॉन बायोलॉजिकल, जब उन्होंने कहा मैं गॉड में, और आपने देखा कि किस तरह से ट्रंप जो है कैथोलिक जो पोप है वेटिकन में, जो सबसे बड़े इनके धर्म गुरु हैं, उनसे सीधी टक्कर ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको कम्युनिस्ट कह दिया, ये कम्युनिस्ट है, ये लेफ्टिस्ट है, अन्य पोप को कह दिया। इससे कैथोलिक कम्युनिटी बहुत नाराज हो गई। मैंने बनवाया आपको, मैंने बनवाया, ये भी कह रहे हैं वो। हाँ, ये मेरे कहना कि इस तरह से जो कहते हैं, तो मेरा मतलब है कि अब 3 में से 3 लंगोटिया जा रहे हैं, नेतन्याहू जी, मोदी जी और ट्रंप। अब 3 में से 2 तो नॉन बायोलॉजिकल बन गए हैं,
यानी अवतारी जिसे आप कह सकते हैं। हो सकता है किसी दिन नेतन्याहू जो भी कह दें कि मैं भी ईश्वर का पुत्र हूँ और मुझ में भी वही दैवी शक्ति है, इसलिए मैंने इस युग को कब खत्म होगा, कब शुरू होगा इसका नया, तो ये मैं करूँगा तय। तो किसी से ये हो सकता है। आपने जो थोड़ी देर पहले कहा कि कोई एक सवाल उठाया था ना आपने कि हाँ, कि मोदी जी 2 दिन पहले मिल के आए, अचानक गए थे लोग, और वहाँ की जो इज़राइल की जो संसद है, वहाँ सम्मान प्राप्त किया। वो पहली बार अंतिम बार वो कुछ था भी अचानक, और इसके बाद जब वापस लौटते हैं, उसके बाद 1.5 दिन 2 दिन के बाद हमला शुरू हो जाता है। मुझे आश्चर्य है कि आपको कम से कम आपके दोस्त ने आपको कुछ भी संकेत तक नहीं दिया, और दिया तो आपने देश के साथ शेयर क्यों नहीं किया, प्रतिपक्ष के साथ, विपक्ष के साथ। इसका मतलब कि एक बहुत बड़े साजिश के साथ। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहा कि जैसा कि मैंने कहा कि नेतन्याहू ने ओपन जो स्लॉटर हाउसेज में तब्दील कर दिया पूरी गाजा को, और लेबनान को भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ट्रंप ने यहाँ शुरू में कहा था, याद करिए, कि हम ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे, स्टोन एज में। और दूसरा बात ये कहा कि ये ईरान में तो इंसान नहीं, जानवर बसते, एनिमल। तो कहने का मतलब ये कि आप हिटलर से बहुत आगे निकल चुके हैं, हिटलर से बहुत आगे निकल चुके हैं। यानी ट्रंप प्लस नेतन्याहू दोनों की जोड़ी जो है हिटलर को बहुत पीछे छोड़, वो तो 20वीं सदी में हुआ था। आज 20वीं सदी है, यहाँ एआई रिवोल्यूशन हो चुका है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना सब कुछ है, मानवता की आप बात करते हैं, और वहां आप हिटलर को नई ढंग से दोहराए, वो तो बहुत पीछे वो छोड़ दिया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब असली डिबेट क्या होगी, कॉर्पोरेट पूंजी की, आपके धर्म की धर्म, इसमें आप इतना तड़का कहां तक लगाते हैं, उपनिवेशवाद धर्म का धर्म का और यहूदी का तड़का आप लगा रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई अब तो धर्म युद्ध को घोषित करिए, ये धर्म युद्ध है। तो अगर वो धर्म युद्ध है ट्रंप के अनुसार, तो फिर तो ईरान भी कहेगा ये हमारा भी जिहाद है, हमारे भी धर्म युद्ध है। तो क्या कुल मिला के 8वीं सदी के कुल मिला के इसका सार ये है, लबोलुआब ये है कि जब तक ये नहीं एक मत होंगे तब तक कोई उम्मीद नहीं की जाए, कितनी बातें कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं हर्डल बना रहेगा। जैसे अब नई उन्होंने कहा है कि फिर 2 दिन बाद बात, लेकिन बनने की उम्मीदें, संभावना फिलहाल कम दिखती है, यहीं पर आके समाप्त होगा शायद। अंतिम टिप्पणी, अगर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों अगर और ईमानदारी है, समझदारी के साथ साथ ईमानदारी और इंसानियत के प्रति अपनी कुछ जिम्मेदारी महसूस करते हैं, यानी पूरी मानवता के प्रति, तो उन्हें अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ईरान ने तो अपने स्पष्ट ये है, और अपनी जिद, यानी आप दादागिरी विश्व नहीं थोप सकते। तो मैं ये थोड़ा दौर शुरू होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो उसको सफल बनाने के लिए अब पूरी जिम्मेदारी नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को उससे मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि उनको कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है, और ये नेतन्याहू जो है उनको नचा रहे हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति, दुनिया के प्रति, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। थोड़ा एक इंटरनेट बहुत समस्या कर रहा है, बहुत फंस कर आवाज आई, मैं आगे देखता हूँ कितना इसमें से निकाल पाऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर उसका सार यही है कि जो चीन ने कल कहा कि इस तरीके से दुनिया नहीं चलती है जिस तरीके से अमेरिका चलाना चाहता, और अमेरिका को समझना होगा, और साथ में इजराइल को उसको समझाना होगा, साथ लेना होगा, और ये जो हमारे महामानव हैं इनको भी कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना होगा, खामोश बैठना उचित नहीं होगा हमारे देश के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका प्रकट करूंगा, आपने हमें वक्त दिया।
धन्यवाद जोशी जी, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आप सुन रहे थे रामशरण जोशी साहब को, और जो फिर कहा गया है अमेरिका की ओर से कि दूसरे दौर की बातचीत हम करने जा रहे हैं, ईरान चाहता है। लेकिन इज़राइल क्या चाहता है वो साफ है, और जब तक जो कहा जोशी जी ने कि मिलकर नहीं होगा मामला, कि जो 2 अलग-अलग धाराएँ होंगी, तो बात बनने वाली नहीं है, और ये जो संकट है बरकरार रहेगा, बना रहेगा। लेकिन यदि वास्तव में जो मानवता इस समय शर्मसार हो रही है, जो जिस तरीके के सीन है, इसमें बिना एक जो इसमें कहीं आपको अपने जो जो कथनी और करनी दोनों को बदलना होगा, ये सार निकलता है। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।